माशी तौर पे तैयार ही नहीं थे कि मुल्क को संभालना, तो क्या वजह थी कि इतनी साजिश करके हुकूमत गिराई है? ये आए थे इस मुल्क में अपने करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए, ये आए थे NRO 2 लेने के लिए। ये पिछली हुकूमत जो है महंगाई को तरक्की बताती रही और अचानक एक महीने में इनको याद आ गया कि महंगाई तरक्की नहीं होती, महंगाई तबाही होती है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आज अवाम सफर कर रही है तो हम अपने एक्सपेंडिचर्स भी कट डाउन करेंगे। क्या आप जो बढ़ा देंगे बिजली के रेट्स, इससे क्या होगा? इससे ये होगा महंगाई होगी। IMF का जो मुआहदे हैं वो वेबसाइट पे हैं, वहाँ कोई 270 रुपए की बात चीज नहीं हुई। कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो 60 रुपए फी लीटर तेल की कीमतों में इजाफा करके अपने लोगों पर बोझ डाले। हमने हर खाता हुकूमत का, हर अकाउंट पड़ताल की। हम हर तरफ जब देख के नाकाम हुए कि ये तो लोगों के साथ वो फ्रॉड करके गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट 2022-23 की ट्रांसमिशन आपके लिए न्यूज़ वन जो है वो पेश कर रहा है और उसी का तसलसल है इस सेगमेंट में भी और इस पूरे घंटे में भी हम इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आपको मालूम है कि इस वक्त जो माशी चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी बजट का खसारा है, तजारत का खसारा है, करंट अकाउंट का खसारा है, हमारे जो डॉलर है उस की कीमत में इजाफा हुआ और हमारी जो रुपये की कदर है उसके अंदर कमी आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, बिजली के रेट्स में इजाफा किया गया है, गैस के जो प्राइसेस हैं उनको बढ़ाया गया है, यानी पूरा एनर्जी सेक्टर पूरा अगर हम देखें तो उसमें इजाफा किया जा रहा है। और बुनियादी तौर पे इसके पीछे हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं या जिन शराइत के ऊपर IMF से हम पैसा लेते रहे हैं वो एक बुनियाद है। और अब भी बताया जा रहा है कि कल भी मुज़ाकरात होते रहे हैं IMF के साथ, आज भी मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं, कल बजट पेश हो रहा है और उससे पहले यकीनी तौर पे IMF को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। इन तमाम और फिर इसके साथ साथ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो अभी भी आपको दिखाई देता है और ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिसकी बैकग्राउंड में जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो अपना बजट जो है वो पेश करेगी। इन तमाम चैलेंजेस के होते हुए क्या रिलीफ मिल सकता है तमाम जो हमारी आबादी है उसको, और फिर मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं जिसमें हमारे सनतकार हैं, जिसमें हमारे कमर्शियल लोग हैं जो बिजनेसेस के साथ रिलेटेड हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, उनको क्या रिलीफ ये गवर्नमेंट जो है वो दे सकती है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा शहबाज साहब की हुकूमत के लिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, सनतकार हैं, साबिक मशीर हैं, वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। मोहसिन खालिद साहब सनतकार हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। मोहसिन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हैं, एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के, आपका भी शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जीशान मर्चेंट साहब हैं हमारे साथ, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, बात का आगाज आपसे शुरू कर लेते हैं। काइंडली मुझे ये बताएं कि इन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते हुए क्या रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है ये गवर्नमेंट लोगों को? देखिए, पहले तो एक चीज मैं वाजे कर दूं कि IMF से जो प्रायर कंसल्टेशन हुई हैं और वो एग्रीमेंट की जो उन्होंने शराइत दी हैं उसमें ये बहुत मुश्किल होगा इस हुकूमत के लिए कि वो आम आदमी को या बिजनेस कम्युनिटी को या किसी एक स्टेक होल्डर को मराद दे सके, सब्सिडी दे सके, FBR एग्जम्पशन दे सके। इट इज गोइंग टू बी हार्श बजट आम आदमी के लिए भी, बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी, जिसमें वो नए रेवेन्यू का टारगेट दे रहे हैं 7,255 अरब रुपए का, जो 6,000 से एकदम बड़ा क्वांटम जंप है। वो उसको हासिल करने के लिए आपको यकीनन सुपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, शायद वेल टैक्स की भी बातचीत हो रही है कि वो दोबारा लग सकता है, जो बहुत डिटरमेंटल है, एक ऑब्सलीट मॉडल है, दुनिया में फेल हो चुका है। उससे कैपिटल फॉर्मुलेशंस और वेल्थ फॉर्मुलेशन जो है वो रुकती है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन अपने फंड्स इक्विटी के बजाय डायरेक्टर्स लोन दिखाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन साथ साथ ये एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% तक
गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा हो सकता है। इस सर्वे में जो चीज हमने देखनी है वो ये है कि दो तरह से हमने देखना है कि वो शोबे जिनमें टारगेट हासिल हो गए और वो शोबे जिसमें टारगेट हम अचीव नहीं कर सकें। ये हुकूमत टारगेट अचीव करने में इन्होंने एग्रीकल्चर की ग्रोथ को 3.5% था 4.4% कर लिया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की 6.6 थी 7.2 कर लिया है, जीडीपी ग्रोथ भी 6% इन्होंने अचीव की है और नेक्स्ट ईयर का वो स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी के ऊपर 5% का टारगेट प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन जो टारगेट अचीव नहीं हुए उसमें अफरात ज़र है जो 8.2% था जो 13% पहुंच गया। लोग बात कर रहे हैं 19-20% की। एक्सपोर्ट टारगेट हमारे पूरे नहीं हो सका, अभी भी 29 बिलियन के आसपास है। करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट 45 बिलियन डॉलर का हो गया जी। वंडरस फिगर है कि जो हमारे ज़खायर अब इस पोजीशन में नहीं, अब 9 बिलियन ज़खायर रह गए, 9.2 बिलियन सिर्फ रह गए जो 1.5 महीने की हमारी इंपोर्ट कवर नहीं कर सकते। कॉटन का टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, 8.5 मिलियन बेल्स मुश्किल हुई है और 13 मिलियन बेल्स का टारगेट था। फिर हम इस साल भी इंपोर्ट करनी। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, बेग साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहसिन खालिद साहब मुझे काइंडली ये बता दें कि ये जो हमारा डेफिसिट है ये तिजारत का सॉरी ये जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो एक इम्बैलेंस हम देखते हैं और 45 बिलियन का अगर उसके अंदर तजारती खसारा है तो जाहिर है कि हमें डॉलर ज्यादा देने पड़ते हैं, डॉलर बाहर से कम आते हैं, प्रेशर होता है और यही वजह है कि आज डॉलर की कीमत जो है वो 200 को क्रॉस कर चुकी है। सो मुझे काइंडली ये बता दें कि एज अ बिजनेसमैन क्या सजेशन देंगे इस गवर्नमेंट को कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर इजाफा किया जा सके। देखिए एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना अनफॉर्चुनेटली ये बहुत एक प्रोसेस है जो कई सालों पे मुहित होता है। अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट्स के में इजाफा स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के ऊपर अगर ये जो आज हम इजाफा देख भी रहे हैं जो टेक्सटाइल तकरीबन $30 बिलियन होपफुली क्रॉस कर जाएगी इस साल, वो भी बिकॉज पिछले 2 सालों पहले टर्फ की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटी दी गई थी जिसमें बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल कंपनी जिसमें तकरीबन 400 बिलियन रुपीस का टर्फ जो था वो सिर्फ टेक्सटाइल नहीं अवेल किया था, जिसमें बहुत सी इन्वेस्टमेंट हुई टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। इसके आज उसका आप रिजल्ट्स देख रहे हैं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुझे ये जो मोमेंटम है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का ये आता हुआ नजर नहीं आ रहा बिकॉज ऑब्वियसली आपने एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ा दी और एनर्जी की सप्लाई जो है वो भी आपने 2 महीने में पीछे देख ही लिया कि कितनी एनर्जी सप्लाईज जो है कर्टेल हुई हैं, चाहे वो गैस हो चाहे वो पंजाब के अंदर बिजली की फैसिलिटीज हो टेक्सटाइल सेक्टर को, बाकी मैन्युफैक्चरिंग ओवर अक्रॉस द बोर्ड को। तो टेक्सटाइल का ये जो एक्सपोर्ट मोमेंटम है ये सस्टेन नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो सारी दुनिया है वो ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रही है अनफॉर्चुनेटली। यूएस के अंदर ऑलरेडी उसके अर्ली इंडिकेशंस हैं। यूएस इकोनॉमी जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है और यूरोपियन इकोनॉमी जो हमारे 2 बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स स्पेशली टेक्सटाइल के हवाले से, इन दोनों में मैसिव रिसेशन एक्सपेक्टेड है। और ये जो यूक्रेन की वॉर जो प्रोलॉन्ग कर चुकी है इसमें यूरोपियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हिट लेगी और जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है तो उसका मोहसिन साहब कोई असर होगा? यानी ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जब इकोनॉमिक रिसेशन होगा यानी यूरोप के अंदर स्पेशली अमेरिका एंड द यूरोपियन कंट्रीज, तो डू यू थिंक कि उनकी डिमांड जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वो कम होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है वही। अनफॉर्चुनेटली बस एक मुकद्दर की बात है कि हम एक ऐसे बुरे कमोडिटी साइकिल में फंस गए हैं जहाँ पे और हमारे जैसे मुल्क अनफॉर्चुनेटली जिनकी सारी की सारी एनर्जी डिपेंडेंसी कमोडिटी साइकिल में हमारे को बहुत खातिर खा एक्सपोर्ट नहीं है। आपको अगर मैं अपने हमसाय ममालिक की तरफ देखें, इंडिया की तरफ देखें, तो वो भी कम्प्लीटली एनर्जी डिपेंडेंट है इम्पोर्ट की तरफ। बट फॉर्चुनेटली उनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग बेस एक्सपोर्ट्स की बहुत स्ट्रांग है और दूसरी तरफ उनकी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है यानी कि सॉफ्टवेयर और उनकी एक्सपोर्ट्स तकरीबन $50 बिलियन से ज्यादा है। तो वो जितनी भी उनकी एनर्जी इंपोर्ट है वो ऑफसेट हो जाती है। अगर वो महंगी इंपोर्ट भी करें तो वो सस्टेन कर सकते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा कमोडिटी नहीं है। मलेशिया के पास व्हाई आर बिजनेस कम्युनिटी दे डोंट वर्क ऑन इट? ये क्यों नहीं करते? क्या मतलब खुद से वो इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते?
जो कन्वेंशनल हमारी प्रोडक्ट्स हैं उससे हम डरते हैं, खौफजदा हैं कि हम किसी नए उसके अंदर ना जाएं, किसी नए वेंचर के अंदर जाके। इस बात का जवाब जो है, ये तो एक आध प्रोग्राम क्या, ये तो मतलब हम 50 प्रोग्राम भी करें तो इसका जवाब शायद हमें ना मिल सकता। हमें शायद 50 साल पीछे जाना पड़ेगा इसका जवाब ढूंढने के लिए, बिकॉज ये एक सिस्टेमिक फेलियर है इकोनॉमी के। इसमें बहुत से मसाइल हैं, पॉलिसी फेलियर्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के फेलियर्स हैं, रेंट सीकिंग इकोनॉमी के फेलियर्स हैं, मतलब ये बहुत से बहुत। लेकिन अभी बुनियादी बात ये है, आई थिंक जो हमें फोकस करने की जरूरत है कि देखिए मलेशिया जैसे इकोनॉमी के अंदर अगर कुछ भी नहीं चलता तो उनका पाम ऑयल चलता है, इंडोनेशिया के अंदर अगर कुछ नहीं चलता तो उनका कोल चलता है। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास कोई एक सिंगल कमोडिटी ऐसी नहीं है जो कि हमें इस किस्म के कमोडिटी साइकिल जो शायद 100-200 साल में वर्स्ट कमोडिटी साइकिल आया जिसमें दुनिया की हर चीज महंगी हुई है जो हमें चाहिए, स्पेशली वो हर चीज जो हमें चाहिए, पाम ऑयल, तेल, कुटनी तेल आपको, हमें और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें कोल चाहिए, हमें हर किस्म का इंपोर्टेड रॉ मटेरियल चाहिए, वो हर चीज जो है वो महंगी। चलें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली वी हैव बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री, ज़राअत का मुल्क था। हमारी जो वीट की प्रोडक्शन होती थी काफ़ी अच्छी होती थी, हमारी शुगर कैन की प्रोडक्शन अच्छी होती थी, चीनी हम नहीं इम्पोर्ट करते थे। अब तो दालें, चीनी, वीट, हमें अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिशनली जो आइटम हम खुद पैदा कर सकते थे उनकी तरफ भी अब जाना पड़ता है। और जाहिर है कि जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो आपको डॉलर्स देने पड़ते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ मोहसिन साहब, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो हैं उनको भी हम, डॉक्टर खाकान साहब को भी हम इंक्लूड कर लें, और फिर मैं जीशान साहब की तरफ जाऊँगा। मुझे काइंडली डॉक्टर खाकान साहब ये मुझे बताइएगा कि हमारी जो इस वक्त बजट डेफिसिट है, अगर इस वक्त इतना बड़ा है तो अगले साल के जो अहदाफ हैं हमारे रेवेन्यू के, उनको हम कैसे, यानी 7255 जिसके वो कह रहे हैं जी 7255 बिलियन के करीब हमें जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो कैसे कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखें, इस वक्त ये रियलाइज करें कि जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है, जो नाजुक सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमी है, वो क्या है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक फिस्कल डेफिसिट रन कर रही है जो 5000 अरब रुपए होगा, यानी कि 5000 अरब रुपए आप बोरो करेंगे तो ये पूरा करेंगे। आप करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो बैरूनी अदायगियों का गैर जो अदम तवाज़ुन है, वो इस वक्त $16 अरब का है। $16 अरब इंटरनेशनली बोरो करेंगे तो उसको पूरा करें। आपकी इकोनॉमी जो है वो लिटरली आसान लफ्जों में आईसीयू में है। आईसीयू का एक ही डॉक्टर है, उसका नाम है आईएमएफ। फरवरी से आप आईएमएफ के साथ आंख मचोली खेल रहे हैं। कभी आप वॉशिंगटन जाते हैं, कभी आप दोहा जाते हैं। डिसाइड एंड गो टू द फंड प्रोग्राम, यू हैव नो अदर वे आउट ऑफ दिस इकोनॉमी, अदरवाइज आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान ने कभी हिस्ट्री में डिफॉल्ट किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। इसलिए जरूरी है कि इस फंड के प्रोग्राम को 7वां रिव्यू जो है वो पेंडिंग है और चला जा रहा है पेंडिंग। इसमें आके आपने ये देखना है कि क्या गवर्नमेंट के पास वेयर विदऑल है कि ये प्रोग्राम को कंप्लीट कर सके। अभी तक तो ऑब्वियसली नहीं नजर आ रहा, वरना जरूर हम साइन कर चुके होते। आईएमएफ हमें कंडीशनैलिटीज नहीं दे रहा, ये समझने की बात है। बिजली की कीमतों का तयन नेफ्रा करता है, गैस की कीमतों का तयन ओगरा करता है, डीजल की कीमतों का तयन ओगरा करता है, पेट्रोल की कीमतों का तयन ओगरा करता है। अब आ जाएंगे, लेकिन वो इसी रोशनी में, सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह जाहिर है कि एक्सपर्ट हैं इसमें, लेकिन वो इसी सूरत में करते हैं ना कि आईएमएफ हमें कहता है कि आप, और ये बात वो पॉजिटिव बात करता है कि आप अपने अखराजात जो हैं वो अपनी इनकम से पूरा करें, उनको आप डिपेंड करें अपने ऊपर, अपने रेवेन्यूज के ऊपर। और जब हम अपने रेवेन्यूज की तरफ जाते हैं तो आपको फिर ये सारी जितनी भी नेपरा है, ओगरा है, ये फिर प्राइसेस जो है उनको इंक्रीज करते हैं और उसका बोझ जो है वो सारे का सारा फिर पूरी पॉपुलेशन के ऊपर आता है। बिल्कुल, तो बात यही आके चली कि ये आपने करना है ना, राइट, कि आप ये चाहते हैं कि मैं अपने घर में उतना ही स्पेंड करूं जितना मैं अर्न कर सकूं, ताकि मेरी बोरोइंग ना बढ़े और मेरा डेट ना बढ़े। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये इतना ही सिंपल है। अब ये क्यों नहीं हम कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे कि जो हमारी टैक्सेशन का निजाम है ना जी, उसमें से 4-5 बड़े सेक्टर हैं ही नहीं टैक्सेशन। एग्रीकल्चर 1.5-2 अरब की कलेक्शन होती है पूरे मुल्क से, 20% है हमारी पूरी जीडीपी के हुजम का। रिटेल सेक्टर मतलब पोटेंशियल इज इमेंस, कलेक्शन नहीं होती।
होलसेल सेक्टर पोटेंशियल इज इमेंस, टैक्सेशन नहीं है। और सबसे बढ़ के सबसे खूबसूरती ये है कि मैं E7 में प्लॉट खरीदता हूं आज 10 करोड़ रुपए का, और मैं उसको 5 साल बाद 20 करोड़ का बेच देता हूं। 10 करोड़ रुपया आई टेक होम, ग्रेट, देयर विल बी नो टैक्स ऑन मी। अगर आप ये काम इसी तरह रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं वो पैसे जूता बना के एक्सपोर्ट नहीं करता, मैं वो पैसे कोई और कारोबार में नहीं लगाता, इसलिए कि मुझे मालूम है कि ना मुझे यहां टैक्स देना है, ना मुझे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और ना ही मुझे किसी के पास जाना है। ये बहुत ही सिंपल काम है क्योंकि हम इसको पुश कर रहे हैं। सो करना यह है कि अभी आपने इस बजट में मरात याफ्ता तबका, जो कि मैं आप सिविक, सिटी, रेंज रोवर जो भी चलाने वाला है, उस पे से बोझ बढ़ाना है, और ये बहुत आसान है। और आपने बोझ निकालना है उस तबके से जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सैलरीड क्लास है, ताकि आप उसको फर्दर बोझ उस पर ना डाल सके। ये है बजट के खद्दोखाल जो आपने प्रेजेंट करने हैं। उसके बाद ये 7,255 इज नथिंग फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान का टैक्स पोटेंशियल आज भी 10,000 अरब है, पर चूंकि अंडर आप कलेक्ट और जो हमें चाहिए वो तकरीबन 16,000 अरब है जो चाहिए हमें। नहीं, देखिए वो ये ना कि आप अपने एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप अपना एक्सपेंडिचर भी संभालेंगे, एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म्स पे भी बात कर लेंगे, दैट्स अनदर एरिया। ठीक है जीशान साहब, मुझे काइंडली ये बताएं कि हम अपनी रेवेन्यूज को, जिस तरह से अभी डॉक्टर नजीब साहब बता रहे थे, किस तरह से हम इनको बढ़ा सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई नेगोशिएशन होती है मुख्तलिफ सेक्टर्स के साथ, तो कुछ हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो FBR के अंदर बैठी हुई है, वो भी इजाजत नहीं देती पॉलिटिकल लीडरशिप को कि वो जाके कोई इनिशिएटिव ले और ये सारे जितने भी इकदाम हैं उनको फ्रीली कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं ये समझता हूँ कि रेवेन्यू का तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप ओवर लास्ट 1 या 2 साल को आप कंपेयर करें तो आपकी IT एक्सपोर्ट्स जो है वो लेस देन $1 बिलियन थी, और आज वो $2.5 बिलियन का जो है मार्क क्रॉस कर गई है, आइंग टुवर्ड्स $3 बिलियन एक्सपोर्ट। तो आपका IT का पोटेंशियल जो सर्विसेज का है वो एक अंदाजे के मुताबिक $50 बिलियन का है, और अगले नेक्स्ट 2 साल में हम कर रहे हैं कि 8 बिलियन से $10 बिलियन पे चले जाएं। तो ये पोटेंशियल, आप सिर्फ इसको अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा अंदाजा ले लीजिए कि इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट है वो $180 बिलियन क्रॉस कर चुकी हुई है, और हम अभी सिर्फ $2.5 बिलियन पे हैं। तो पोटेंशियल तो बहुत है, और ये ही आपका फॉरेन एक्सचेंज ला सकता है। और मजे की बात यह है कि इस IT एक्सपोर्ट में जो है कोई इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी की तरफ लोगों को लेके आना है, और आप जो है मैजिक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अनटैप्ड एरिया है। देखिए, हम बात करते हैं कि हमारी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के ऊपर हमारा हैवी रिलायंस है, लेकिन क्या कभी हमने ये देखा है कि टेक्सटाइल की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कितना शामिल होता है? ये चीजें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। यकीनन हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मैं समझ रहा हूँ 11 से 12 बिलियन डॉलर का होगा, 15 बिलियन भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये चीजों को, इसमें ये जो इंपोर्ट इस साल में बढ़ी है, तकरीबन अराउंड $3.75 बिलियन की इसमें वैक्सीन है। अगर अगले साल में ये ऑटोमेटिकली मुझे कम होती हुई नजर आती है, लेकिन जो हमें हिट कर रही है वो इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस हिट कर रही है, और इंटरनेशनल फूड प्राइसेस जो है, कमोडिटीज जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो हमें बहुत यही बात है ना जीशान साहब कि हम फूड कम से कम अगर अपनी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो लोकली अगर हम उसको पूरा कर लें तो डेफिनेटली फिर हमारी इंपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर रिलायंस कम होगी। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और कल भी मैंने एक रिपोर्ट देखी कि हमारा जो हम पाकिस्तान जो है वो खजूर का दुनिया में बहुत बड़ा यानी ग्रोअर है, दुनिया में टॉप 10 में आता है, लेकिन 50% से ज्यादा खजूर हमारी जाया हो जाती है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज और पैकिंग फैसिलिटीज नहीं है। सिमिलरली कल परसों एक रिपोर्ट में देख रहा था कि चेरीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी तादाद में ग्रो होती हैं, लेकिन वो भी 50% से ज्यादा जाया हो जाती है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी और प्रॉपर जो है उसकी पैकिंग फैसिलिटी नहीं है। तो हमारे पास अपना अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ मौजूद है,
सिर्फ हम मार कहाँ खाते हैं कि हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे। मुझे आई डोंट नो, ये सारे गुरुज बैठे हुए हैं, मैं तो एक छोटा सा स्टूडेंट हूं, और मैं ये समझता हूं कि हमारी जो लैकिंग है वो हमारी पॉलिसीज के ऊपर बहुत ज्यादा हमारी फोकस कंसिस्टेंट नहीं रहा। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही अक्सर हम डिस्कस भी करते हैं कि सियासत ज्यादा होती है, काम पे फोकस कम होता है, और जिसकी वजह से कंटिन्यूटी पॉलिसीज की नहीं होती। जो नई गवर्नमेंट आती है वो फिर से बिल्डिंग को गिरा के बुनियाद नई रखती है, जिसकी वजह से हमारे लॉसेस भी होते हैं रिसोर्सेज के, और हमारा टाइम भी जाया होता है। इजाजत दीजिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन क्विकली लेते हैं, वापस आके एनर्जी सेक्टर के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। जाहिर है कि उस तमाम हमारे बिजनेसेस कमर्शियल हैं या इवन डोमेस्टिक लोग जो हैं जिनके ऊपर बोझ पड़ता है जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपके लिए बजट ट्रांसमिशन जो है वो जारी है। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुझे काइंडली ये बता दें कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनली बढ़ रही हैं, $120 पर बैरल जा चुका है, और ज्यादा उसकी जो वजह है वो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से ये सारी सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई है। तो इससे हमारे जो बिजनेसेस हैं वो, और जो हमारी जो एक्सपोर्ट है, डू यू थिंक इसे इफेक्ट कर सकती है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये एनर्जी की जो कीमतें बढ़ रही हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो बढ़ रही है, अभी आपने देखा 60 रुपए फी लीटर बढ़ाया गया है, उसके बाद 28 रुपए डीजल में और 9 रुपए पेट्रोल में। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा मजीद सब्सिडी बाकी है, उसको भी हमने विड्रॉ करना है। तो उसके बाद 4 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगेगा, 30 रुपए तक जब तक हासिल ना हो जाए, और सेल टैक्स भी नॉर्मल शरत से 17% पेट्रोलियम मसनूआत पे करने का IMF की शराइत है। ये सब चीजें करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप 250 रुपए लीटर पेट्रोल की बात कर रहे हैं, और 250 रुपए लीटर पेट्रोल या डीजल के माने हैं कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बिजली पैदा करने की वो शूट अप कर जाएगी, आपकी बिजली महंगी मिलेगी, तो आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो सफर करेगी। गैस की कीमतों में ऑलरेडी ऐलान हो चुका है ओगरा की तरफ से कि 45% गैस की कीमतें बढ़ रही, यानी तकरीबन डबल होने जा रही है। ये सब चीजों का इम्पैक्ट आपकी पैदावारी लागत पे है, और पैदावारी लागत जब बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, आपके बायर जो है वो प्राइस फिर वो नहीं दे सकेगा जो आपको बारे में आ रही है। मैं समझता हूँ कि एनर्जी के लिए हमें सस्ते मुतबादल तवानाई के जराओं से बिजली पैदा करें, जो 8 रुपए 10 रुपए 11 रुपए फी यूनिट हो, 26 रुपए 30 रुपए फी यूनिट फर्नेस ऑयल से पैदा की हुई बिजली उन बिजली घरों से जिनमें एफिशिएंसी बची नहीं है, ये खुदकुशी है। ये आप सिर्फ सार्फिन को नहीं तब बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी सनत को भी जो बिठा देंगे, अपनी एक्सपोर्ट को भी बिठा देंगे। लेकिन आज खुरम दस्तगीर साहब जो हैं, जब वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मिफ्ता इस्माइल साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, तो वहां पे उन्होंने कहा है जी कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम इंपोर्टेड फ्यूल जो है उस पर रिलायंस बिल्कुल खत्म कर दें, और लोकली जो फ्यूल्स हैं उसको हम वो करें। लेकिन वो कैसे करेंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? इतना जल्दी कैसे करेंगे? ये वही मैं बतलाना चाह रहा हूँ। आपके पास देखिए कोयला है, 175 बिलियन टन कोयला थरका है, और 2 यूनिट ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजली पैदा कर रहे हैं उसी कोयले से। हमने अभी तक अलाउ किया अपने कुछ कोयले से बिजली पैदा करने वाले यूनिटों के इंपोर्टेड कोयले से बना सके। आने वाले वक्त में इंपोर्टेड कोयले से बिल्कुल बंद करके पूरे मुकामी कोयले से आप बिजली बनाएं। ये बिजली 7 रुपए 8 रुपए आपको पड़ेगी। सोलर से आप बिजली बनाएं, सोलर पैनल से सेल टैक्स खत्म करें, ताकि हर आदमी अपने गीजर और घर की छत पे जो अपने लिए बिजली बना सके। आप अपनी कंजम्पशन भी बिजली की कम करें, कंजर्वेंसी भी करें, वेस्ट को भी रोकें, और राशनिंग भी करें। टारगेटेड सब्सिडी दें। आप अक्रॉस द बोर्ड जो सब्सिडी देते हैं कि 300 रुपए से ऊपर यूनिट वाले को दें आप,
कि वो गरीब आदमी है, लेकिन अब आने वाले वक्त में IMF के पास कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपको ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जाके एनर्जी की कीमतों से मुकाबला करना होगा। और एवरेज जो वेटेड एवरेज है आपका अभी भी सबसे महंगा है, क्योंकि आप सबसे महंगे फ्यूल फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा कर रहे हैं। ठीक हो गया। मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहसिन खालिद साहब, एक प्रपोजल जो है एक सर्कुलेट कर रहा है गवर्नमेंट के ऐवानों में कि जो तजारती कमर्शियल जो टाइमिंग है बिजनेसेस को खोलने की, खासकर ये जितने भी दुकानें हैं, बाजार हैं, उनके टाइमिंग को आप 8 बजे तक कर दें। और डू यू थिंक इट इज एप्लीकेबल, और हमारे जितने भी दुकानदार हजरात हैं, ताजर हजरात हैं, वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार होंगे? देखिए, मैं इस किस्म की प्रपोजल्स पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ, और आप देखते होंगे कि तकरीबन हर ही बजट के दौरान एक लाइन आती है, और पिटी श्योर कल भी आएगी कि हम मकाम कीमतों के ऊपर चेक रखने के लिए मकामी प्राइस कंट्रोल कमेटियों का इस्तेमाल करेंगे। ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां और दफ्तर के और ये जो कारोबार है मार्केटों के, ये इस किस्म की प्रपोजल्स आती हैं, पर अनफॉर्चुनेटली किसी भी गवर्नमेंट में आज तक पॉलिटिकल विल नहीं रही कि इसको इम्प्लीमेंट करवा सके। आपने इस मुल्क में देखा, इस मुल्क ने खुद देखा कि कोविड के जमाने में जब हमने मार्केट्स को बंद करवाया, तो जब गवर्नमेंट ने अपना रेट ऑफ द स्टेट और वहां पे गवर्नमेंट ने अपनी SOPs एस्टैब्लिश की, तो हर मकामी DC ने या इवन मतलब छोटे शहरों के अंदर भी मार्केटें बंद हुई। सो अगर हम वाकई इसमें सीरियस हैं और हम इस इशू के लेकर, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाबी बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज हम अनफॉर्चुनेटली इसमें लेकिन मोहसिन साहब, हम अपने रवैयों को अगर चेंज करें, मतलब यूरोप के अंदर कई ममालिक हैं जहां पे खाने पीने की जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफी शॉप्स हैं, वो तो जाहिर है कि थोड़ी देर तक ओपन रहते हैं, इवन मिडनाइट तक। बट बाकी जो बिजनेसेस हैं वो तो लोग सुबह शुरू करते हैं और शाम को उनको जो है वो बंद कर देते हैं। मतलब वो सूरज के साथ चलते हैं, सूरज जैसे गुरूब होता है, दे शट डाउन देयर बिजनेसेस, सो वी कैन सेव लॉट ऑफ आवर एनर्जी। You're absolutely right. I think that's exactly how it should be. लेकिन unfortunately because हमारे 50-70-80 सालों में ऐसे हमारे वो आदत बन चुकी हैं, या एज ए सोसाइटी हम इस किस्म के पैटर्न पर चल रहे हैं, जहाँ पे 11-12 बजे अपने कारोबार पे आपकी जितनी भी बड़ी मार्केटें हैं, होलसेल मार्केटें, वो 11-12 बजे से पहले नहीं खुलती। आप कराची में जोड़िया बाजार वगैरह चले जाएं, ये SOP बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, और ही चलता रहेगा। इसको आई थिंक इसमें सख्ती करने की बिल्कुल मैं इसमें सपोर्ट करूंगा इस बात पे कि हम इनको आवर्स को कर्टेल करें, बिकॉज हमने देखा है कि कोविड के जमाने में हमने ये एक्सरसाइज की और उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आया, और हर इस मुश्किल हालात में। लेकिन सख्ती में फिर आपके जो पेटी बंद भाई हैं, उन्होंने तो फिर आपको पता है कि फिर एहतजाज करना शुरू कर देना है। मैं समझता हूँ कि इन हालात में हर एक को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। आई डोंट थिंक 7 दिन हफ्ते में इसको करना मुमकिन होगा, बट एटलीस्ट सम डेज अ वीक हम इसको कर्टेल कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक वीकेंड्स पे इनको अलाउ किया जाए ताकि लोग भी वैसे छुट्टियों में होते हैं वो मतलब वो कर लें, बट वीक डेज के अंदर जो है उसमें कुछ इस किस्म का कोई एक मैकेनिज्म बना ले, यानी हफ्ते में कुछ दिन जो है उसको लोगों को मतलब कोऑपरेट करने के लिए कन्विंस किया जाए। देखिए, मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे सबको समझने की एक जरूरत है, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की और डॉक्टर खाकान ने भी की। मेरा नहीं ख्याल अभी तक लोग गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली वो मैसेज कर सकती है। जो मैसेजिंग है इस वक्त ठीक नहीं है गवर्नमेंट की। वो मैसेजिंग इसलिए ठीक नहीं है कि जिस किस्म की सीरियस इकोनॉमिक इमरजेंसी में ये मुल्क है, जिस तरह डॉक्टर खाकान ने कहा, हम ICU के अंदर हैं, लेकिन ये जो पैगाम है ये इस किस्म का पैगाम जा नहीं रहा गवर्नमेंट की मैसेजिंग से। सो गवर्नमेंट की कन्वे नहीं कर पा रही है लोगों को या आवाम को। आई थिंक उनको समझ तो आ गई है कि 60 रुपए एक दो के अंदर 30+30 फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन हम पाकिस्तान ने अगले 12 महीने के अंदर 21 अरब डॉलर 12 महीने के अंदर देने हैं, जिसमें 18.5 अरब डॉलर जो हैं वो प्रिंसिपल की मद में है, और तकरीबन 2.5-3 अरब डॉलर जो हैं वो सूद की मद में है। हमने ये बैरूनी कर्जदारों को देने वापस, और एक 12 महीने में 21 अरब डॉलर अगर ना दिए गए तो हम एक डिफॉल्ट सिचुएशन के अंदर है। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 25-30 सालों में
ऐसी सिवियर सिचुएशन किसी भी स्टेज के ऊपर आई है। बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर नजीब साहब से जरा ठीक नहीं है मैसेजिंग का, हर कोई अंदाजा होना चाहिए कि हम किस किस्म की सिवियर इकोनॉमिक इमरजेंसी के अंदर हैं और ये क्राइसिस। So it's a very serious kind of a situation, and the policy makers and the government and the politicians must convey this message, first understand and then convey to the public as well. डॉक्टर नजीब साहब मुझे काइंडली ये बता दें कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त अगर हम देखें तो एक ब्लेम गेम भी चल रहा है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर। आज इमरान खान साहब जो है वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी हमने देखे हैं ये सर्वे के अंदर इकोनॉमिक सर्वे आ गया, उसमें हमने तो बड़ी प्रोग्रेस की है। दूसरी तरफ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा जी सारी तबाही जो है, सारी बर्बादी जो है वो पिछलों ने करके दी है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो ये जो एनर्जी सेक्टर वाला है कि क्या हमने वाकई में महंगी वो एग्रीमेंट्स किए थे पीएमएलएन ने पिछले दौर के अंदर, जिसमें ये कोयले के ऊपर खासकर जो हमने प्लांट्स चलाए या एलएनजी के ऊपर प्लांट्स इंपोर्टेड के ऊपर चला रहे थे। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई के 3.5 पौने 4 सालों में हम इस सिचुएशन से नहीं गुजरे जो लोड शेडिंग अभी हो रही है। सो इट मीन्स कि उन लोगों ने किसी ना किसी तरीके से मैनेज किया हुआ था जो कि अभी इस गवर्नमेंट से मैनेज नहीं हो रहा। क्या कहेंगे? आपने पूरी इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छा सवाल कर लिया है, सो आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा सीरियस सवाल है। मोहसिन 100% ठीक कह रहा है। पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो गलत है इस वक्त। ये सोचना कि हम ग्रोथ कर लें अगले साल, इट इज इमटेरियल। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको 41 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं अगले 12 माह में। क्रेडिट रिस्क पाकिस्तान का ये है कि मैंने कल पाकिस्तान का एक बॉन्ड खरीदा है, 2030 में मैच्योर होता है, वो $1 का जो बॉन्ड है एक शख्स मुझे 65 सेंट में बेच गया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर ये समझता है कि यू हैव अ सीरियस सर्वाइवल इशू नॉट ओनली इन द शॉर्ट रन बट ऑल्सो इन द लॉन्ग रन। पाकिस्तान को एक तो एनर्जी इमरजेंसी फौरी तौर पे डिक्लेयर कर देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग समझ सकें कि अगर आप 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है मुल्क में, अगर 18 अरब डॉलर का सिर्फ तेल मंगवाया जाएगा मुल्क में जो कि पिछले साल 10 से 12 अरब डॉलर का था, लोग ये समझ सकें कि ये पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान के इस वक्त रिजर्व्स आधे घंटे पहले मैंने जब चेक किया तो 9.2 बिलियन डॉलर्स के हैं। ये पाकिस्तान इज इन अ सीवियर क्राइसिस सिचुएशन। फंड का प्रोग्राम साइन नहीं कर पा रहे, फरवरी से जून आ गया। नैरेटिव को सही करें। ये नैरेटिव हम 5% ग्रो करेंगे, 6% ग्रो करेंगे, इट इज इमटेरियल। इट इज लाइक सेइंग कि जो बेड पे पेशेंट पड़ा है मैं उसको ये कहूं कि यार अब तुम्हें मैंने भागना सिखाना है। मैं आम आदमी को के लिए ये सामने रखा हूं। नैरेटिव सही करें, लोगों को साथ लेके चलें। दुकानें 6 बजे बंद कर दें, 8 बजे क्यों बंद करना चाहते हैं? सारी दुनिया की हम हर चीज में तो मिसाल देते हैं। मैं अभी कुछ अरसे पहले 3 यूरोपीय ममालिक में से गुजरा हूं, 9:30 बजे सूरज गरूब हो रहा है, 6 बजे दुकानें बंद हो रही हैं। इट इज नॉट अ मैटर कि हम एनफोर्स कर सकते हैं या नहीं। आप नहीं एनफोर्स करना चाहते, आप उनकी बिजली जो है बंद कर दें 6 बजे प्लीज। व्हेन द सिचुएशन इज सो सीवियर एज इट इज, कौम को अपने साथ लें कि अपना उनको डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि क्या वाकई में इन्होंने महंगी वो किए थे, एग्रीमेंट्स किए थे, सोवरेन गारंटीज थी रियासत की, और जिसकी वजह से पीटीआई वाले कह रहे थे, पहले तो वो ये कहते रहे कि जी हमें तो इतनी बिजली की जरूरत ही नहीं है जितनी ये जो है ना जनरेशन करते रहे और एग्रीमेंट्स करते रहे। और आज सूरत हाल ये है कि वो जाहिर है कि फ्यूल की कमी की वजह से हम फ्यूल ले नहीं पा रहे। शौकत तरीन साहब ने कहा है कि जी अब आज आप ऑर्डर करें, 20 दिन में यहाँ पे पहुंच जाएगा, आप बिजली बनाना शुरू कर दें। ये करना ही नहीं चाहते हैं। सो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं 10-11 साल उस वक्त भी हुकूमत के साथ था जब ये सब कुछ हो रहा था। इनफैक्ट मोहसिन एक डिस्को में थे और उसके बोर्ड पे थे, आई थिंक आईएसको के, और हम इनके साथ भी काम करते थे। पाकिस्तान 90 की दिहाई से ये कर रहा है। कर क्या रहा है? जो लॉन्ग जेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे डैम हैं, उनमें 10-10 साल लगते हैं। इमीडिएट में ये होता है कि बिजली की एक शॉर्टफॉल क्रिएट होती है बिकॉज हमारा मसला जो है वो कलीदी मसला वही है कि हम खुद तो कुछ प्लान कर नहीं पाते। हम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का कोई पर्सपेक्टिव नहीं रखते। हम चाइना की सक्सेस की तो बहुत बात करते हैं पर उनके पास तो ऐसे ऐसे प्लान्स पड़े हैं जो 20-20 साल बाद बता देंगे कि रोड इनिशिएटिव जो है वो कहाँ खड़ा होगा। सो 90 की दिहाई से ये शुरू किया। एक 90s में पॉलिसी आई, आईपीपीज लगे, तब भी यही हुआ था कि कोई आने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट जब होता है ना तो फिर लोग कहते हैं कि ओहो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट गारंटी करती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट सोल बायर बन जाती है। 90 से लेके 2000 आज तक
जो जिन प्लांट्स की आपने बात की है, मैं 2022 तक कहता हूं वही रविश चल रही है कि $1.5 बिलियन की FDI है, कोई पाकिस्तान इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, सो गवर्नमेंट जो है वो एज अ गारंटर खड़ा हो जाती है। पर इसमें मसला कुछ और है। एक सेकंड, अगर मुझे पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है ना जी, इसमें मैंने लिखा है बहुत, ये रिफॉर्म नहीं मांग रहा, ये रीडिजाइन मांग रहा है। मार्क माई वर्ड्स, रिफॉर्म का मतलब है हम डिस्को को ठीक कर लें, मोहसिन को चेयरमैन बोर्ड बना दें, बेग साहब को एक और का बना दें। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज ये इंडिपेंडेंटली एंटिटीज एक्ट ही नहीं कर पाती। इसका एक ही तरीका है, इसको टोटली रीडिजाइन कर दें। रीडिजाइन से क्या मतलब है? नेपरा है, वो किसको रेगुलेट कर रहा है? वो सरकारी इदारों को सारों को रेगुलेट कर रहा है, चाहे वो डिस्कोज हो, जेनकोज हो। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अ रेगुलेटर रेगुलेटिंग द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई द फेलियर इज। इनको सबको बेच डालें, इनकी बड़ी कीमत है। 26 साल हो गए हैं आज हम फेस्को को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे रखे हुए। समवन शुड आस्क दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक और लेते हैं और वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। जीशान साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि किस तरह से हम अपनी एनर्जी का जो सेक्टर है उसको बेहतर कर सकते हैं। रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो पाता, यही बात हो रही थी ब्रेक से पहले भी। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जाना पड़ेगा, तो कोई दो राय नहीं है। आप बात कर रहे थे हम दुकानों को जल्दी बंद करें। कराची में हालात, दुकानें खोलते हैं और फिर जोहर की नमाज पढ़ने जाते हैं और फिर आके बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये 12 से 1 बजे दुकानें खुलती हैं और फिर लोग रात 8-9 बजे तक दुकानें खोल के रखते हैं। तो ये चीज को डेफिनेटली कंट्रोल करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कहा गया कि वीकेंड्स पे दुकानों का टाइम ज्यादा रखें और वीकडेज में जो है 6, 6:30, 7 बजे बंद कर दें उसे। एक तो ये तरीका। दूसरी, जो हमारी स्लिपेजेस है एनर्जी के सेक्टर में, जो हमारी लाइन लॉसेज हैं, उस पे हम बहुत अरसे से बात करते हैं लेकिन उस पे कोई खातिर खा काम नहीं होता और वो एक बहुत बड़ा मसला है। आप शहबाज शरीफ साहब कराची आए थे, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को कहा कि जी सोलर पैनल के ऊपर से सेल टैक्स हटा दीजिए। इस बात को 2 हफ्ते हो गए, मिफ्ता साहब ने कहा जी हट गया, आपने कहा हट गया, अभी तक हटा नहीं है। पॉलिटिकल इनडिसीजन मेकिंग हमारी मुल्क को तबाह कर रही है इस वक्त। मैं समझता हूँ चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला ये है कि कंसेंसस से हम इकोनॉमिक इश्यूज पे आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक कोई बात होती है तो दूसरा उसको अपोज करता है। तो ये एक बहुत बड़ा, हम एक फिक्स में फंसे हुए हैं। और ऑब्वियसली जैसे सारे आपके पैनलिस्ट ने बात की कि हमारा इन्हिसार जो है वो फ्यूल पे बहुत ज्यादा, इंपोर्टेड फ्यूल पे बहुत ज्यादा है, इसको कट करना पड़ेगा। हाइडल सबसे सस्ती एनर्जी है, हाइडल पावर से जो क्रिएट होती है, लेकिन चूंकि उसमें 8 साल लगते हैं तो कोई गवर्नमेंट उसमें हाथ नहीं डालती। अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब अगर 90 से भी शुरू कर लेते तो आज डेफिनेटली जो है हम बहुत करीब होते हैं, क्योंकि हम हर चीज को अपनी सियासत का नजर कर देते हैं। ठीक हो गया। अख्तियार बेग साहब, प्राइम मिनिस्टर ने मैं बस एक मिनट एक बात ऐड करना चाहूंगा आपकी एनर्जी सेक्टर की बात के ऊपर। देखिए, आज एक बात हुई, जैसे आप निकल किया, मिनिस्टर साहब ने बात की कि जी लोकल कोयले के ऊपर हमारा इन्हिसार होना चाहिए। ये वही टीम है जिसने चंद ही साल पहले 4-5 साल पहले इंपोर्टेड कोल के ऊपर, मतलब मिड कंट्री के अंदर साहिवाल और बलोकी के अंदर इंपोर्टेड कोल के ऊपर उन्होंने कोयले के प्लांट लगाए, जो आज 660 मेगावाट के 2 प्लांट लगे हुए पंजाब के अंदर। इस दुनिया के आज तक कभी कहीं पे भी नहीं हुआ कि पोर्ट के अलावा आपने कहीं पे इंपोर्टेड कोल के ऊपर चीज बनाई हुई हो। तो इंपोर्टेड कोल के ऊपर जो बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं वो सब अनफॉर्चुनेटली लगे ही जो होता है वो उसी गवर्नमेंट की लेगेसी के अंदर है। और अब एक कम्प्लीटली एक अनफॉर्चुनेटली अब थोड़ा सा समझ आ रही है कि यार कितने गलत फैसले थे। बट जो बुनियादी बात, आई थिंक डॉक्टर खाकान जिस चीज में इन्वॉल्व भी थे आज से 10-15 साल पहले भी, इश्यू ये है कि देखें, मैं एक ही बस बात कहूंगा, सॉरी टू टेक योर टाइम डॉक्टर साहब, बस आपकी इजाजत से, कि ये जब तक हम बहुत ड्रास्टिक फैसले अब नहीं करेंगे इस मुल्क के लिए, बहुत ही ड्रास्टिक फैसले, गवर्नमेंट को, और मेरा ख्याल है जो एक बुनियादी फैसला इसको करने की जरूरत है कि गवर्नमेंट हर किस्म के कारोबार से निकल जाए। अगर आप एक लाइन में चाहते हैं कि एनर्जी सेक्टर का हल क्या है, तो एक लाइन में एनर्जी सेक्टर का हल ये है कि जिस दिन आप गवर्नमेंट को निकाल देंगे ना एनर्जी के तमाम कारोबार से, तो उस दिन एनर्जी सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ा भी होना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने जब छोड़ा था तो 1100
अरब रुपए थे सर्कुलर डेट, और आज जो है वो तकरीबन 2500 तक पहुंच चुके हैं। अनफॉर्चुनेट है ये सारा। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, मुझे काइंडली फाइनली मुझे ये बता दें कि मिसाके जो मईशत की बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, और वो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी की थी व्हेन ही वाज इन द ऑपोजिशन, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट है वो इतनी ज्यादा पोलराइज हो चुकी है कि कोई एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं पीटीआई और इत्तेहादी गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन कोई एक डॉट हमें दिखाई नहीं दे रहा था जहां पे ये लोग जो हैं वो एक जगह पे खड़े हों किसी एक पॉइंट के ऊपर। क्या कहेंगे आप? ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी थी, उससे पहले भी मैं उसको सुन रहा हूँ, और इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि एक गवर्नमेंट गई है कुछ 4 साल हुकूमत करके और एक अभी आई है, और पॉलिसियों में बिल्कुल एक तरह का तसादुम वाज़ेह नजर आता है। और ये एक सरमायाकार के लिए एक बहुत ही तकलीफ जब बात होती है कि जब वो अपने पॉलिसियों में उसको हुकूमत की तसलसल नहीं मिलता और वो ही समझता है कि मैं क्या पोजीशन लूं, आज ये मुझे मराद मिली हुई है, कल ये विड्रॉ हो जाती हैं, आज मुझे ये गैस और अपने बिजली की कीमतें ये मिली हैं, कल ये विड्रॉ हो जाती हैं। इसमें फिर एक सरमायाकार जो है ना वो शाही होता है, आगे नहीं बढ़ता, और उससे आपकी तरक्की जो है और सरमायाकारी जो है मुतासर होती है। मैं ये समझता हूँ कि मईशत इज ए मस्ट। अब सबक सीख लेना चाहिए कि हम तजर्बात कर करके एडॉक बेसिस पे हमने इंसेंटिव्स दिए, हमने डिस्काउंट, हमने प्राइसेस कम करी और फिर उसको रिवर्स कर रहे हैं, फिर आईएमएफ के पास जाके। ये इसीलिए हो रहा है ना कि हमने एक कंसिस्टेंट पॉलिसी को लेके नहीं चले हम। बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, मोहसिन खालिद साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब और जनाब जीशान मर्चेंट साहब, चार मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा हाजिर होंगे बजट के हवाले से, कल चूंकि पेश हो रहा है और ये ट्रांसमिशन जो है आपके लिए जारी रहेगी कल। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।